नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान और इजरायल के बीच जंग के पीछे की मुख्य वजह था ईरान का यूरेनियम संवर्धन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है, लेकिन अब उनके दावों की पोल खुल गई है। ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिकी हमलों ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफी पीछे धकेल दिया है, लेकिन अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में अब जो खुलासा सामने आया है उसने ये साफ कर दिया है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी बयान आया है। वहीं ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है, जो अमेरिका ही नहीं इजरायल की भी चिंता बढ़ाने वाला है। तो ईरान को लेकर ट्रंप के दावों की खुली पोल। आखिर 12 दिन की इस जंग में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को कितना नुकसान हुआ, इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूस का यूक्रेन पर पिछले 3 साल में सबसे बड़ा हमला। यूक्रेन का F-16 किया ढेर। जेलेंस्की ने लैंडमाइन पर संधि से बाहर आने का किया ऐलान। ट्रंप की चेतावनी के आगे झुका कनाडा। अमेरिकी टेक कंपनियों पर लगने वाले टैक्स को हटाया। ट्रंप बोले 9 जुलाई के बाद नहीं मिलेगी टैरिफ से राहत। न्यूयॉर्क मेयर चुनाव के उम्मीदवार ममदानी और राष्ट्रपति ट्रंप में छिड़ी बहस। ट्रंप बोले अगर उसने रवैये में सुधार नहीं किया तो फिर नहीं मिलेगा फंड। और चलते चलते में देखेंगे क्या है ISS की खास बात, कितनी बची है उसकी जिंदगी। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चिली में सत्ता बदलने की आहट। प्राइमरी चुनाव में कम्युनिस्ट नेता जीनेट की बड़ी जीत। अब राष्ट्रपति पद के लिए दक्षिण पंथियों से होगी जंग। अमेरिका दौरे पर भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर। मार्को रूबियो के निमंत्रण पर क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। वॉशिंगटन में आज से शुरू हो रही है बैठक। थाईलैंड में प्रधानमंत्री शिनावात्रा के खिलाफ नहीं थम रहा विरोध प्रदर्शन। कंबोडियाई नेता के साथ फोन कॉल पर की थी अपनी सेना के जनरल की निंदा। बांग्लादेश शोषण मामले को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। सड़कों पर निकला हुजूम। ढाका यूनिवर्सिटी में भी प्रदर्शन। तो 13 जून को इजरायल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ये दोनों देशों के बीच जंग की शुरुआत थी। फिर खुद अमेरिका इस जंग में कूद गया और ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर बम गिराए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा था कि अमेरिका के हमले में ये तीनों न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो गई थी। वैसे ट्रंप के दावों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसने ट्रंप के दावों को झूठा बता दिया है। ये जानकारी कहीं और से नहीं, ईरान की ही तरफ से आई है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में दावा किया गया कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को जितने कम नुकसान का पहले दावा किया जा रहा था, हकीकत में तो नुकसान उतना भी नहीं हुआ। यह नुकसान बेहद मामूली है। वॉशिंगटन पोस्ट ने यह दावा ईरानी अधिकारियों के फोन कॉल को इंटरसेप्ट के जरिए दिया है। यानी ईरानी अधिकारी फोन पर आपस में जो बातचीत कर रहे थे उसे सुनने के बाद यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का हमला पूरी तरह से फेल हो गया। इससे पहले अमेरिका की लीक हुई खुफिया रिपोर्ट में भी ऐसा ही खुलासा हुआ था, जिसे ट्रंप ने नकार दिया था। और अब वॉशिंगटन पोस्ट के इस दावे को भी व्हाइट हाउस ने खारिज कर दिया है। उल्टे अमेरिका के राष्ट्रपति का तो कहना है कि ईरान फोर्दो के प्रवेश द्वार को बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमेरिका के बंकर बस्टर बम उसमें से ऐसे गुजरे जैसे बिल्कुल मक्खन हो। वहीं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने कहा कि यूएस के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक से ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान तो हुआ है, लेकिन इससे यह पूरी तरह तबाह नहीं किया जा सका। यूनाइटेड नेशंस न्यूक्लियर वॉचडॉग ने चेतावनी जारी की है कि ईरान कुछ ही महीनों में फिर से यूरेनियम एनरिच करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। और जिस तरह से अब ईरान भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने पर आमादा नजर आ रहा है, उससे जरूर ट्रंप और इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू की चिंता बढ़ रही है। यही नहीं, अब ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा भी जारी कर दिया है। इस फतवे में दोनों को खुदा का दुश्मन बताते हुए अपनी गलतियों पर पछतावा करने के लिए कहा गया है। फतवे में दुनिया भर के सभी मुसलमानों से कहा गया कि वे दोनों का कोई भी सहयोग या समर्थन न करें। यह फतवा ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु आयतुल्लाह नासर मकरम शिराजी की ओर से जारी किया गया है। जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब अमेरिका और इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट होने वाले हैं? क्या वो इनका बहिष्कार करने वाले हैं? वैसे सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या अब परमाणु वार्ता के लिए अमेरिका और ईरान एक मेज पर होंगे? क्योंकि ट्रंप तो इसकी पूरी संभावना जता रहे हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि पहले अमेरिका को अपना रवैया बदलना पड़ेगा।
और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन जंग की। तो रूस ने 29-30 की दरमियानी रात को यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला बोला। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर एक के बाद एक कब्जा करता जा रहा है और इस बार उसने 500 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 60 मिसाइलें और 477 ईरानी ड्रोन शामिल थे। रूस के इस हमले में एक अमेरिकी फाइटर जेट F-16 को भी मार गिराया गया, जिसमें एक पायलट की जान भी चली गई। इस युद्ध में यूक्रेन का ये तीसरा F-16 जेट गिरा है। इस जेट का गिरना यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका के लिए भी बड़ा झटका है। यूक्रेनी एयरफोर्स के संचार प्रमुख यूरी इहनात ने कहा कि इस हमले में ड्रोन और अलग अलग तरह की मिसाइलें दागी गई। इस हमले में यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों समेत तकरीबन पूरे देश को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि रूस ने इस हमले के दौरान क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ साथ फॉल्स टारगेट्स का भी इस्तेमाल किया, ताकि यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम को भ्रमित किया जा सके। इस बीच यह भी खबर सामने आ रही है कि रूसी हमले से बैकफुट पर दिख रहा यूक्रेन अब बड़ा फैसला करने वाला है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद यूक्रेन एंटी लैंडमाइन ओटावा कन्वेंशन से बाहर निकलने की राह पर आगे बढ़ गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इसकी जानकारी अपने देश को भी दी। उन्होंने कहा कि मैं यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के 29 जून 2025 के निर्णय को लागू करने का आदेश दे रहा हूं, जिसमें यूक्रेन को ऐतिहासिक कन्वेंशन से बाहर निकालने का निर्णय शामिल है। इस आदेश को प्रभावी होने के लिए अभी भी यूक्रेनी संसद से पास होना होगा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया जाएगा। आपको बता दें कि एंटी लैंडमाइन ओटावा संधि में शामिल देश एंटी पर्सनल माइंस को खरीदने, बनाने या उनका भंडारण या इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित होते हैं। इन माइंस को इंसानों के लिए जमीन में बिछाया जाता है। अगर किसी इंसान का पैर इनके ऊपर पड़ता है तो वो भले ही उसकी जान न ले, लेकिन उनका अंग भंग हो जाता है। एंटी लैंडमाइंस के ऊपर यह संधि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि युद्धकाल में बिछाई गई इन माइंस को बाद में भुला दिया जाता है और ये लंबे समय तक आम इंसानों के लिए जोखिम वाली बनी रहती है। इस बीच यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि उसने रूसी हमले के खिलाफ पलटवार किया। उसने क्रीमिया के किरोव्स्के सैन्य एयरबेस पर हमला किया है, जिसमें 3 हेलीकॉप्टर और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया। वैसे रूस की तरफ से यूक्रेन के दावे पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और अब अगली खबर में बात होगी अमेरिका के आगे झुके कनाडा की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त तेवर ने कनाडा को बैकफुट पर ला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी का असर यह हुआ कि कनाडा ने अमेरिकी टेक कंपनियों पर लगाए गए डिजिटल सर्विस टैक्स को वापस लेने का फैसला कर लिया। इसके साथ ही कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैंपेन ने रविवार को घोषणा की कि डीएसटी को हटाने से दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता को फिर से शुरू करने और 21 जुलाई तक एक व्यापक समझौते तक पहुंचने में मदद मिलेगी। दरअसल कनाडा ने 2020 में डिजिटल सर्विस टैक्स की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य उन बड़ी टेक कंपनियों पर 3% कर लगाना था जो कनाडाई उपयोगकर्ता से राजस्व अर्जित करती है, जैसे अमेजन, गूगल, मेटा, उबर और एयरबीएनबी। ये टैक्स 30 जून 2025 से लागू होने वाला था, लेकिन इससे पहले ही ट्रंप ने कनाडा को निशाने पर लेते हुए चेतावनी दे दी। ट्रंप ने इसे अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ प्रत्यक्ष हमला करार दिया और कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताओं को तत्काल समाप्त करने की घोषणा कर दी। यही नहीं, उन्होंने कनाडा को व्यापार के लिए मुश्किल देश भी करार दिया और 7 दिनों के अंदर नए टैरिफ की धमकी दे दी। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह टैक्स अमेरिकी टेक कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के कड़े रुख और व्यापार वार्ता रद्द करने का असर यह हुआ कि कनाडा सरकार दबाव में आ गई और डिजिटल सर्विस टैक्स को रद्द करने का फैसला ले लिया। वित्त मंत्री शैंपेन ने सोशल मीडिया पर कहा कि डीएसटी को हटाने से व्यापार वार्ताओं में महत्वपूर्ण प्रगति होगी और ये दोनों देशों के लिए रोजगार सृजन और समृद्धि को बढ़ावा देगा। इसके अलावा कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी पुष्टि की कि इस कदम के बाद अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू हो गई है, जबकि इससे पहले उनकी सरकार लगातार डिजिटल सेवा कर को लागू करने का बचाव कर रही थी, लेकिन अब यू टर्न ले लिया है, जिसे देखते हुए जानकारों का दावा है कि कनाडा की ये नीति शुरू में बहुपक्षीय डिजिटल कर व्यवस्था की दिशा में थी, लेकिन ट्रंप के दबाव ने इसे बदलने के लिए मजबूर कर दिया और कनाडा को अमेरिका की शर्त मानते हुए उसके आगे झुकना पड़ा। हालांकि कनाडा के इस फैसले से जहां व्यापार वार्ता को फिर से शुरू किया जा सकेगा, वहीं कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये कनाडा की स्वायत्त नीति पर सवाल उठाता है। और अब अगली खबर में बात होगी अमेरिका की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेहद गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि ट्रंप को लगातार हार पर हार मिल रही है।
चीन के साथ टैरिफ डील पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि डील तो हो गई, लेकिन शर्तें क्या हैं ये अभी तक सामने नहीं आया है। ईरान के खिलाफ जंग में कूदा तो 2 दिन भी जंग नहीं लड़ पाया और सीजफायर का ऐलान कर दिया गया। यहां तक कि ईरान के मिसाइल हमले का जवाब तक नहीं दिया और अब अमेरिका में भी वो फंसते दिख रहे हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में उनकी पार्टी को हार का डर सता रहा है क्योंकि जो सर्वे सामने आ रहे हैं वो ट्रंप के लिए काफी डराने वाले हैं। और उससे भी ज्यादा डर ट्रंप को न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बने जोहरान ममदानी से लग रहा है। ममदानी ने डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव में जीत दर्ज की है। अब वो डेमोक्रेटिक पार्टी से न्यूयॉर्क में मेयर उम्मीदवार है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप उन पर हमलावर हो गए। ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट बताते हुए कहा कि ममदानी का कैंडिडेट की रेस में जीतना चौंकाने वाला है और इस पर यकीन नहीं हो रहा। वो एक प्योर कम्युनिस्ट व्यक्ति है। मैं पहले ही साफ कर रहा हूं, मैं राष्ट्रपति हूं और अगर ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने और उन्होंने अपने रवैये में सुधार नहीं किया तो उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। उन्हें सुधार लाना होगा या पैसा नहीं मिलेगा। वहीं ट्रंप के बयान पर ममदानी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं, जैसा कि मेरे बारे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। राष्ट्रपति अब ये सवाल उठा रहे हैं कि मैं कौन हूं, कैसा दिखता हूं और कहां से आया हूं। असल बात तो ये है कि वो उन मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं जिनके लिए मैं लड़ रहा हूं। आपको बता दें कि ममदानी भारतीय मूल की फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हैं। ऐसे में न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में भारत की नजर भी बनी हुई है। और अब चलते चलते में देखेंगे क्या है आईएसएस की खास बात, कितनी बची है इसकी जिंदगी। तो भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कदम रखकर इतिहास रचने वाले शुभांशु न सिर्फ अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं, बल्कि भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री भी हैं। शुभांशु शुक्ला के साथ नासा के एक्सियम मिशन 4 पर जाने वाले 3 और लोग भी शामिल हैं। ये सभी 14 दिन वहां रहेंगे और कुछ अलग अलग प्रयोग भी करेंगे। आपको बता दें कि शुभांशु जिस मिशन के तहत अंतरिक्ष पहुंचे हैं वो नासा, इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और एक्सियम स्पेस के सहयोग से चल रहा है। लेकिन शुभांशु शुक्ला की जितनी चर्चा हो रही है उतना ही ये लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि शुभांशु जिस स्पेस सेंटर पर अंतरिक्ष में पहुंचे हैं उसकी क्या खासियत है, उसकी जिंदगी अब कितने दिन की बची है। तो आपको बता दें कि साल 1998 से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगातार अंतरिक्ष यात्रियों और वैज्ञानिक खोजों की मेजबानी कर रहा है और यह धरती की निचली ऑर्बिट में है। लेकिन इसकी उम्र अब बस साल 2030 तक ही है, यानी 2030 में नासा इस स्पेस स्टेशन को खत्म कर देगा, यानी वो समय नजदीक है। इसके लिए इसे पृथ्वी की निचली ऑर्बिट से निकालना होगा, जो कि बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को डी ऑर्बिट प्रोसेस कहा जाता है। इसे खत्म करने के लिए नासा ने एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स के साथ करीब 7,000 करोड़ रुपए का सौदा किया है। नासा ने बताया है कि इसके लिए स्पेसएक्स यूएस डी ऑर्बिट व्हीकल विकसित करेगा और यही व्हीकल स्पेस स्टेशन को डी ऑर्बिट करेगा। आईएसएस को ऐसे ही अंतरिक्ष में नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि इससे दूसरी सैटेलाइट को भी खतरा हो सकता है और इसीलिए अंतरिक्ष स्टेशन को क्रैश करने के लिए धरती पर इसे वापस लाया जाएगा। इससे कोई भी नुकसान ना हो, इसलिए इसे गिराने के लिए साउथ पैसिफिक महासागर को चुना जाएगा और कम आबादी वाले इलाके में गिराया जाएगा। अब इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें तो इसे अमेरिका, जापान, रूस, कनाडा और यूरोप ने साथ मिलकर बनाया है और इसका वजन 4,30,000 किलोग्राम पाउंड है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।